ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में देख लिया कि स्टॉकियोमेट्री क्या होती है और आपके पास मोल्स और मोलर वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, तो अब हम जो इससे रिलेटेड एग्जांपल्स और कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइजेज हैं वो सॉल्व करेंगे। एग्जांपल्स हैं हमारे पास 3 और कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइजेज भी 3 हैं। तो स्टूडेंट्स, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं लो ऑर्डर न्यूमेरिकल्स, ठीक है, और एक होते हैं हाई ऑर्डर न्यूमेरिकल्स। लो ऑर्डर न्यूमेरिकल्स अक्सर आपसे जो है ना ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, और हाई ऑर्डर न्यूमेरिकल्स जो है वो आपके पास शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, क्योंकि उनमें प्रॉपर्ली आपको या तो यूनिट कन्वर्जन करनी है और 4-5 स्टेप्स में जाके वो काम कंप्लीट हो रहा होता है, तो वो उस लिहाज से वो आपके पास हाई ऑर्डर न्यूमेरिकल्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो टर्म्स हैं ना, तो ये जब टीचर्स ट्रेनिंग होती है और उनमें उनको पेपर सेटिंग या पेपर मेकिंग का तरीका बताया जा रहा होता है, ठीक है, तो उसमें उनको सिखाया जाता है कि ये किस तरह से है, यानी न्यूमेरिकल्स को हमने किस तरह से जो ऑब्जेक्टिव के लिए चूज़ करने हैं वो लो ऑर्डर न्यूमेरिकल्स चूज़ करने हैं जो डायरेक्टली एक ही स्टेप में हल हो जाते हैं, और जो हाई ऑर्डर न्यूमेरिकल्स हैं उनको शॉर्ट या लॉन्ग के लिए हमने सेलेक्ट करना है। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको आज की वीडियो के न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट समझ आ गए, क्योंकि यहाँ से आपकी जो है ना स्टॉकियोमेट्री की बेस स्टार्ट हो रही है, तो अगर आपको आ जाता तो ना सिर्फ 10th में बल्कि आगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी जितने न्यूमेरिकल्स के चैप्टर्स होंगे स्टॉकियोमेट्री के अलावा भी सॉल्यूशंस के, एसिड बेसिस के, ठीक है, थर्मो के, तो वो भी आपको इसी स्टॉकियोमेट्री की बेस पर ही समझ आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले नोट डाउन कर लें कि कौन से हाई ऑर्डर न्यूमेरिकल्स हैं। 3.2 एग्जाम्पल और 3.2 सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज जो हैं वो हाई ऑर्डर न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, ये इसलिए मार्क करवा रही हूँ ताकि जब आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिर्फ जो लो ऑर्डर न्यूमेरिकल्स हैं उनको जस्ट देखना होता है, सॉल्व हुए हैं उनको जस्ट देखना होता है, एक नज़र देखना होता है, वो आपको आ जाते हैं। लेकिन जो हाई ऑर्डर न्यूमेरिकल्स हैं उनको आपने खुद सॉल्व भी करना होता है, ठीक है, ताकि आप एग्जाम्स में उनको अच्छे से परफॉर्म कर सकें और आपको उनके स्टेप्स जो हैं वो भूलें नहीं। तो चलें स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टॉकियोमेट्री कैलकुलेशन सीरीज़ का आप एक चीज़ अंडरस्टैंड कर लें कि वो क्या होती है। जब भी आपको जो रिएक्शन दिया जाता है उसमें रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, ठीक है, तो 2 सिचुएशंस हो सकती हैं कि अगर आपको रिएक्टेंट्स दिए जाएं और प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए, और जो फाइंड आउट करने के लिए होती है क्वांटिटी उसको हम डिजायर्ड क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको प्रोडक्ट्स दिए जाएं और फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए कि रिएक्टेंट्स फाइंड आउट करें, और रिएक्टेंट्स हमारे डिजायर्ड क्वांटिटी बन जाती है। ठीक है, और जो गिवन क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, जो गिवन क्वांटिटीज़ हैं वो आपको या तो मास की फॉर्म में दी जा सकती हैं या वॉल्यूम की फॉर्म में दी जा सकती हैं, ठीक है, या फिर आपको वो मोल्स की फॉर्म में दी जा सकती हैं। ठीक है, तो अगर तो मोल्स की फॉर्म में दी जा सकती हैं, दी हुई हैं, तो इसका मतलब है कि उन्होंने आपको बहुत लो ऑर्डर न्यूमेरिकल दे दिया है कि आपको ये स्टेप करना ही नहीं है। लेकिन अगर आपको मास या वॉल्यूम की फॉर्म में अगर गिवन क्वांटिटी दी हुई है तो आपको उसको मोल्स में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो चलें अब ये देख लें कि स्टॉकियोमेट्रिक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इसी स्टॉकियोमेट्रिक कैलकुलेशन सीरीज़ के थ्रू हल होते हैं, कि अगर आपको स्टार्टिंग में मास या वॉल्यूम दिया जाए तो आपको उसको मोल्स में कन्वर्ट करना होगा जो भी गिवन क्वांटिटी है। ठीक है, तो अगर तो आपको डायरेक्टली मोल्स दिए हुए हैं तो फिर तो बहुत अच्छा हो गया काम। ठीक है, आपको ये वाला स्टेप करना ही नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास आपने कैलकुलेट कर लिया मोल्स ऑफ द गिवन क्वांटिटी, फिर आपने करना है कंपैरिजन का स्टेप। ठीक है, तो उसमें आपने क्या करना होता है कंपैरिजन में कि जो गिवन क्वांटिटी है उसको डिजायर्ड क्वांटिटी के साथ कंपेयर करना होता है, और जब पूरा आप कंपेयर, ये 3 स्टेप्स में काम होगा। कितने स्टेप्स में काम होगा? 3 स्टेप्स में कंपैरिजन होता है। ये मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। तो जब कंपैरिजन आप कर लेंगे तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि हमें मोल्स जो है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे डिजायर्ड क्वांटिटी के, जो हमें चाहिए, जो हमने फाइंड आउट करनी है उसके मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कंपैरिजन स्टेप जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हम मोल्स ऑफ द गिवन क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं जो डिजायर्ड क्वांटिटी है उसका मोल्स फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, गिवन एंड डिजायर्ड क्वांटिटी को हम कंपेयर करते हैं। तो जो गिवन है ना कंपैरिजन में उसको हम लेफ्ट साइड पे रखते हैं, और जो डिजायर्ड क्वांटिटी होती है वो हमेशा हमारे राइट साइड पे होगी। ठीक है, तो अगर तो मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट ही पूछे हुए हैं तो वहीं तक आंसर आ जाएगा, और अगर उन्होंने पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि मास फाइंड आउट कर दें, जो भी हमारी डिजायर्ड क्वांटिटी है उसका मास फाइंड आउट कर दें, तो हमें एक स्टेप
एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, या फिर वॉल्यूम फाइंड आउट कर दें तो उसका भी एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया कि स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन सीरीज़ क्या होती है। हमें डाटा जो है वो मास या वॉल्यूम में अगर गिवन होगा तो जल्दी से हमने मोल्स फाइंड आउट करने हैं, और अगर मोल्स गिवन है तो बहुत अच्छी बात है। तो मोल्स ऑफ द गिवन क्वांटिटी आ जाएंगे तो फिर हमने कंपैरिजन स्टेप करना है। ठीक है, और कंपैरिजन स्टेप जो है वो 3 स्टेप्स में होता है। ठीक है, और उसके बाद जब कंपैरिजन ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास मोल्स ऑफ द डिज़ायर्ड क्वांटिटी आ जाएंगे, और अगर क्वेश्चन में मोल्स ही पूछे हुए तो यहीं तक आंसर आ जाएगा, और अगर मास या वॉल्यूम पूछा तो हमें एक स्टेप फर्दर करना पड़ेगा। अब कंपैरिजन मेथड में देखिए हमारे पास क्या है कि हम सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, बिटवीन गिवन एंड डिज़ायर्ड क्वांटिटी। मैंने आपको बताया कि डिज़ायर्ड क्वांटिटी राइट साइड पे लिखते हैं, फिर हम मैथमेटिकल स्टेप करेंगे, और फिर लास्ट में हमने डिज़ायर्ड क्वांटिटी के मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो आ जाता है ना डिज़ायर्ड क्वांटिटी। कंपैरिजन को जल्दी से देख लें और फिर हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको जिस तरह से बताया कि आपने जो है वो यहाँ पर आपने जो है वो फाइंड आउट जो कंपैरिजन करना है वो गिवन क्वांटिटी और डिज़ायर्ड क्वांटिटी में करना है, और डिज़ायर्ड क्वांटिटी जो हमने फाइंड आउट करनी होती है उसको हमेशा राइट साइड पे रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है ना, उससे जो मोल्स आ रहे हैं ना, मोल्स, ठीक है, उनका कंपैरिजन करना है गिवन और डिज़ायर्ड क्वांटिटी में। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल आया हुआ है कि इसके 2 मोल्स डिज़ायर्ड क्वांटिटी के 5 मोल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, गिवन क्वांटिटी के 2 मोल्स डिज़ायर्ड क्वांटिटी के 5 मोल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके पास एक मैथमेटिकल स्टेप आपको कहा हुआ है, मैथमेटिकल स्टेप करने के लिए कहा हुआ है। उसका मतलब है कि अगर आपके पास गिवन क्वांटिटी यहाँ पर 1 के अलावा कुछ भी हो, ठीक है, 1 नहीं होना चाहिए अगर, ठीक है, 1 के अलावा कुछ भी है, 2, 3, 4, 10, 100, 1000, मिलियंस, ठीक है, जो भी हो, तो 1 नहीं है अगर, तो फिर इसका मतलब है कि 1 के लिए हमें मैथमेटिकल स्टेप करना होगा। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि ये जो ऊपर जो भी यहाँ पे क्वांटिटी लिखी है उसको सेम एज इट इज़ लिख देते हैं, और ये जो गिवन में लिखी होती है क्वांटिटी उससे हम डिवाइड कर देते हैं। दिस इज़ द मैथमेटिकल स्टेप। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर लिखती हूँ गिवन एंड डिज़ायर्ड क्वांटिटी के हमारे पास जो मोलर रेशियोज आ रही हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से, ठीक है, वो 9:3 है। ठीक है, तो अब हम जो मैथमेटिकल स्टेप करेंगे वो आपको पता चल गया कैसे करना है कि 1 मोल जो है वो कितना करेगा, तो 3 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो दिस इज़ दी मैथमेटिकल स्टेप। ठीक है, और लास्ट में जो आपको गिवन होता है, क्वेश्चन में गिवन होता है जो आपने कि इतने मोल्स हैं तो कितना प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पर आपने वो वाले मोल्स लिखने होते हैं। तो अब ये थोड़ा बहुत आपको मैथमेटिकल स्टेप का समझ आ गया, लेकिन कंप्लीट सब तब समझ आएगा जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलें स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमेरिकल करते हैं। एग्जाम्पल 3.1 लो ऑर्डर न्यूमेरिकल है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली आपको मोल्स में ही डाटा दिया हुआ है। अब बताया जा रहा है कि मेथनॉल बर्न हो रहा है अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। अब ये इक्वेशन आपको कुछ बता रही है, क्या बता रही है कि 2 मोल्स ऑफ मेथनॉल 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली बर्न करेंगे तो 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 4 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस होंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दे रही है। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें मोलर रेशोज़ की इंफॉर्मेशन देती है कि किसके कितने मोल्स किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं और कितने मोल्स जो हैं किसी भी प्रोडक्ट के बन रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने फाइंड आउट क्या करना है कि अगर हमें कहा जा रहा है कि अगर तो मेथनॉल के 3.5 मोल्स हों, ठीक है, तो जैसे कि अभी उन्होंने हमें इक्वेशन बता रही है कि 2 मोल्स जो हैं वो 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली बर्न करते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर हम बढ़ा दें 3.5 मोल्स ऑफ मेथनॉल कर दें तो फिर आप बताएं कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर यूज, तो इसके कितने मोल्स जो हैं वो यूज़ होंगे एंड ऑक्सीजन के, और वाटर के कितने मोल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, ये आपके पास बेसिकली क्वेश्चन का डाटा दिया हुआ है, तो डायरेक्टली मोल्स में ही काम दिया हुआ है। तो देखिए हमने पहला स्टेप तो करना नहीं है कि मोल्स फाइंड आउट करें, ठीक है, तो हमने जस्ट कंपैरिजन करना है क्योंकि मोल्स ऑफ द गिवन क्वांटिटी हमें दिए हुए हैं, यानी मोल्स जो हैं वो हमें गिवन क्वांटिटी के दिए हुए हैं। अब हम करेंगे कंपैरिजन, और कंपैरिजन एंड होगा तो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे डिजायर्ड क्वांटिटी के। तो ये हमारे पास ऑक्सीजन भी डिजायर्ड क्वांटिटी है और वाटर भी डिजायर्ड क्वांटिटी है, और मेथनॉल जो है वो हमारे पास गिवन क्वांटिटी है। ठीक हो गया, तो अब सबसे पहले हम जब कंपैरिजन करेंगे मेथनॉल का ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो उसमें हम देखें क्या लिखते हैं। मेथनॉल का ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं ना कि मेथनॉल के 2 मोल्स ऑक्सीजन के 3 मोल्स के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर रहे थे।
ठीक है, और 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 4 मोल्स ऑफ वाटर बन रहे थे, ठीक है। तो अब हम कंपैरिजन करेंगे गिवन एंड डिजायर्ड में, ठीक है। गिवन इज मेथनॉल एंड डिजायर्ड हमारी जो है फर्स्ट वन ऑक्सीजन है। तो पहला जो स्टेप है कंपैरिजन में वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आता है, ठीक है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बता रही है कि 2 मोल्स ऑफ मेथनॉल 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करते हैं। तो ये आपने कहीं और से नहीं लिखना, ये इक्वेशन आपको खुद बता रही है 2:3, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपके पास मैथमेटिकल स्टेप, ठीक है। मैथमेटिकल स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे 1 के अलावा कोई भी मोल्स होंगे तो हम 1 का खुद फाइंड आउट करेंगे और 3 को यहाँ पे जो भी क्वांटिटी है उसको इसी तरह लिख लें और जो इस साइड लेफ्ट साइड पे होगी उसको उससे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। और फिर अब हमसे जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है वो क्या पूछा हुआ है कि अगर 3.5 मोल्स हों, ठीक है, यानी पहला बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दूसरा मैथमेटिकल स्टेप और तीसरा जो हमें गिवन होगा, ठीक है। गिवन है कि 3.5 मोल्स ऑफ मैथनॉल अगर होंगे तो वो कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। 3/2 इंटू 3.5, तो ये आपके पास आ जाएंगे 5.25 मोल्स, ठीक है। तो अब आपको कंप्लीटली जो है ना ये कंपैरिजन मेथड समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर रेज करती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें ये मैथमेटिकल स्टेप हो गया और ये 3.5 मोल्स से कितने प्रोड्यूस होंगे, तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब आपने सेम मैथनॉल का वाटर के साथ जो कंपैरिजन करना है और अगेन मैं अगर यहाँ पर मैथनॉल की ये इक्वेशन लिखूँ, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ मैथनॉल 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे थे, 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 4 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस कर रहे थे। तो बैलेंस पहला स्टेप कंपैरिजन का बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आ रहा है, तो वो आपको क्या बता रही है कि 2 मोल्स ऑफ मैथनॉल 4 मोल्स ऑफ वाटर जो है वो क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ये देखें 2:4। अब मैथमेटिकल स्टेप है तो क्या हुआ, ये तो आपको पहले से ही आ रहा है। मैथमेटिकल स्टेप में 1 मोल का फाइंड आउट करते हैं, 4 डिवाइडेड बाई ये 2 जो है डिवाइड हो जाएगा और फिर 3.5 मोल से कितने होंगे प्रोड्यूस वाटर, तो 4/2 इंटू 3.5, तो ये आपके पास 7 मोल्स आ जाएंगे। तो आई होप सो कि इस क्वेश्चन के बाद आपको कंपैरिजन मेथड में कोई भी मुश्किल नहीं रहेगी, ठीक है, और वो आप अच्छे से आप फाइंड आउट कर लेंगे। आप देखें, ये देखें 1 मोल के लिए 4/2 और 3.5 के लिए 4/2 इंटू 3.5 7 मोल्स। तो अब आप लिख सकते हैं कि 3.5 मोल्स ऑफ मैथनॉल विल रिक्वायर 5.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 3.5 मोल्स ऑफ मैथनॉल विल प्रोड्यूस 7 मोल्स ऑफ वाटर। तो ये देखें ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, इसलिए ये लो ऑर्डर न्यूमेरिकल था कि इसमें जस्ट कंपैरिजन करना है बिल्कुल, और कुछ भी कन्वर्जन वगैरह या मोल्स फाइंड करें कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट है 3.2 एग्जाम्पल, ठीक है। ये हाई ऑर्डर न्यूमेरिकल है, ठीक है, इसमें डायरेक्टली मोल्स नहीं दिए हुए, मैथ्स में दिया हुआ है। और ये देखें आयरन कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द आयरन ओर, ठीक है, बाय रिएक्टिंग ओर विद द कार्बन मोनोऑक्साइड व्हाट मास ऑफ आयरन कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 425 ग्राम्स ऑफ आयरन। यानी हमें जो डाटा दिया हुआ है वो भी मैथ्स में दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि हम उससे पहले मोल्स निकालेंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम कंपैरिजन का वो करेंगे, कंपैरिजन का स्टेप करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास मोल्स आ जाएंगे किसके, डिजायर्ड क्वांटिटी के। और उसके बाद क्योंकि एट द एंड हमने इन्होंने व्हाट मास ऑफ आयरन, एट द एंड भी मास पूछ लिया तो मोल से फिर अगेन हमने मास फाइंड आउट करना है आयरन का, ठीक है। तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा स्टेप फॉलो होगा। तो ये इसलिए हाई ऑर्डर न्यूमेरिकल है। और सेकेंडली आपको कोई इक्वेशन भी नज़र नहीं आ रही यहाँ पर, तो इक्वेशन खुद बनानी है, ठीक है। तो अगर इक्वेशन गिवन नहीं है तो इसका मतलब है कि हाई ऑर्डर न्यूमेरिकल है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको खुद लिखनी होगी, वो गिवन नहीं है, ठीक है। तो ये देखें हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये इक्वेशन लिखी कैसे है इन्होंने, हीट एंड ट्रायल मेथड के साथ। आयरन ऑक्साइड आपको दिया हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है आयरन कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम आयरन ऑक्साइड। ये देखिए हमने लिख दिया आयरन कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम आयरन ऑक्साइड बाय रिएक्टिंग ओर विद कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी ओर को हम, ये ओर है हमारे पास, उसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे और फिर जो है हमारे पास आयरन बन जाएगा। तो अब आप देखें कि आयरन अगर अलग हो जाता है, ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास कंप्लीट हो गई इक्वेशन। अब अगर आप इसको बैलेंस करने लगें तो आयरन को सबसे पहले देखें, आयरन 2 है तो आयरन 2 लिख दें, फिर उसके बाद कार्बन तो बराबर ही हैं, ठीक है। ऑक्सीजन को देख लें, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 हैं
तो इधर 1 है, तो टोटल रिएक्टेंट्स में 4 ऑक्सीजन हो गए और प्रोडक्ट्स में 2 हो गए, और उसको बैलेंस करने के लिए अगर आप 2 लगाएंगे तो ये आपके पास जो है वो 2 टू 4 ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए हैं, लेकिन कार्बन डिस्टर्ब हो गया। कार्बन प्रोडक्ट में 2 है, अब रिएक्टेंट्स में भी 2 कर दें, अगेन रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन डिस्टर्ब हो गया, यानी 3 और 2 5 ऑक्सीजन हो गए हैं, और प्रोडक्ट में ये कितने हो गए हैं 4 हो गए हैं। तो 4 को 5 तो नहीं बनाया जा सकता, लेकिन 4 को 6 बनाया जा सकता है अगर हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो 3 2 ज़ा 6 कर लेंगे, ठीक है, तो 6 ऑक्सीजन आ जाएंगे, और फिर यहाँ पर भी अगर हम कार्बन को बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन भी ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। तो ये इस तरह से इक्वेशन हो गई है कम्प्लीटली बैलेंस, ठीक है। तो दिस इज हिट एंड ट्रायल मेथड, अगर आप करेंगे आपको बहुत मुश्किल इक्वेशंस नहीं दी जाएंगी, लेकिन जो आपकी बुक में वो उसमें आप एक्सपर्ट होने चाहिए, ठीक है। अब देख लें, ये आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गई है। सबसे पहले आपको डाटा दिया हुआ था 425 ग्राम्स ऑफ आयरन ओर, तो आपने लिखा मैस, ब्रैकेट में लिखें Fe2O3, यानी आपको बहुत ज़्यादा इस तरह लिखने की नहीं ज़रूरत, मैस ऑफ आयरन ओर और फिर Fe2O3, इतना लंबा लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप शॉर्ट में लिखें मैस और ब्रैकेट में लिख दें Fe2O3 का मैस है 425 ग्राम्स और इसका मोलर मैस है, ठीक है, वो हम कैलकुलेट करेंगे। कितने आयरन है, 2 आयरन है और एक आयरन का 56 होता है, प्लस 3 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 160 ग्राम्स पर मोल इसका मोलर मैस आ जाएगा। अब मोल्स फाइंड आउट करेंगे तो मोल्स आ जाएंगे हमारे पास मैस ओवर मोलर मैस। ये फार्मूला भी लिखना होता है जैसे आपको लिखवाया जा रहा है, बताया जा रहा है, आपने एग्जाम्स में ऐसे ही अटेम्प्ट करना है ताकि आपकी एक भी मिस्टेक ना हो और आपकी केमिस्ट्री में फुल मार्क्स हों, ठीक है। तो 425 को आप 160 से डिवाइड करेंगे तो 2.66 मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। यानी आपने काम कर लिया कि आपने जो ग्राम्स दिए हुए थे, यानी जो आपके पास मैस दिया हुआ था आयरन ओर का, उसको आपने मोल्स में कन्वर्ट कर दिया है। अब आप सिंपल ये जो आपकी गिवन क्वांटिटी है उसको आप डिजायर्ड क्वांटिटी के साथ कंपेयर कर लें, सिंपल, ठीक है। तो आपके पास डिजायर्ड क्वांटिटी की मोल्स आ जाएंगे। तो अब आपने अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपने मोलर रेशियोज देखनी है। पहले तो आप मोलर रेशियोज देख लें कि आयरन ओर का 1 मोल ऑफ आयरन ओर से 2 मोल्स ऑफ आयरन बन रहे हैं, ठीक हो गया। तो अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन मोलर रेशियोज आर, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें रेशियोज देती है मोल्स की फॉर्म में, तो मोलर रेशियोज आर आयरन और रेशियो आयरन 1:2, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमने लिख लिया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमने लिख लिया, तो अब इस जगह पे 1 आ गया है। जब इस जगह पे 1 आ जाए ना तो आपने मैथमेटिकल स्टेप नहीं करना होता, उसके बाद आपने डायरेक्ट वो फाइंड आउट करना है जो आपको चाहिए। तो आपने पीछे जो फाइंड आउट किए थे मोल्स आयरन के वो थे 2.66, ठीक है। तो 2.66 मोल्स के लिए अब आपने फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे कि 1 मोल्स ऑफ ओर से 2 मोल्स ऑफ आयरन बन रहा है, तो 2.66 से कितना बनेगा 2 इंटू 2.66, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 5.32 मोल्स, ठीक है। ये आपके पास मोल्स आ गए हैं आपकी डिजायर्ड क्वांटिटी के, लेकिन आपसे मैस ऑफ द आयरन पूछा हुआ है, ठीक है। यानी 2.66 मोल्स ऑफ आयरन और विल प्रोड्यूस 5.32 मोल्स ऑफ आयरन, लेकिन आपसे तो मैस पूछा हुआ है। तो मैस के लिए आपने क्या करना है, मोलर मैस आपने आयरन का आपको पता है, तो आपने मैस फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला लगाना है मोल्स इनटू मोलर मैस, ठीक है। ये फॉर्मूला है क्योंकि आपको पता है ना कि मोल्स क्या होते हैं, मोल्स होते हैं मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, ठीक है। और अगर आपने मैस फाइंड आउट करना है तो मोलर मैस को मोल्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इक्वेशन के दूसरी साइड ले जाएं। तो 5.32 मोल्स थे और 56 इसका मोलर मैस था, तो आंसर आ जाएगा 297.92 ग्राम्स, ठीक हो गया। ये पूरा का पूरा हमने फुल फ्लेज स्टोइकियोमेट्री का न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया है और ये हाई ऑर्डर न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट है एग्जांपल 3.3, ये लो ऑर्डर न्यूमेरिकल है और ये मोलर वॉल्यूम से रिलेटेड है। डिटरमिन द वॉल्यूम दैट 2.5 मोल्स ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल विल ऑक्यूपाई, यानी आपको एक क्लोरीन गैस है उसका बताया हुआ है कि उसके 2.5 मोल्स हैं, ठीक है, तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। तो मोल्स आपको दिए हैं तो वॉल्यूम का आपने बताना है, तो मोलर वॉल्यूम जो है वो हमें यही बताता है। तो आपने बताना है एज वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट रूम टेम्परेचर प्रेशर इज 24 dm³, ठीक है। ये तो हमें कांस्टेंट पता है बात। तो अब मोल्स गिवन थे और वॉल्यूम डिजायर्ड था, इसलिए वॉल्यूम को राइट साइड पे लिखा है, ठीक है।
तो ये जो फर्स्ट इसमें आप मोलर रेशो लिखेंगे ना, वो आप इधर से लिखेंगे जो आपको कांस्टेंट बात पता है कि 1 मोल ऑफ गैस कब कोई भी होगी तो वो 24 dm³ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। तो अब आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि अगर 2.5 मोल्स हो तो कितना होगा, तो वो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 24 इंटू 2.5, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 60 dm³। ठीक है, तो देखें कितना सिंपल सा था, सिंपल कंपैरिजन किया आंसर आ गया, इसलिए दिस इज लो ऑर्डर न्यूमेरिकल। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.1, ये भी लो ऑर्डर न्यूमेरिकल है। ठीक है, अमोनिया इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। ठीक है, फर्टिलाइजर्स में हम इसको यूज़ करते हैं एज अ रॉ मटेरियल, और ये इस तरीके से बनता है, अमोनिया हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और नाइट्रोजन अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं और अमोनिया बनता है। ठीक है, और बैलेंस इक्वेशन आपको क्या बता रही है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन विल रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें इन्फॉर्मेशन दे रही है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सिंपल सा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 8 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब ये आपको दिया हुआ है, 8 मोल्स अमोनिया के दिए हुए हैं, ये गिवन क्वांटिटी है, और उन्होंने कहा कि अगर 8 मोल्स ऑफ अमोनिया हमने बनाने हैं तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कितने मोल्स जो हैं वो हमें लेने पड़ेंगे, और ये मोल्स में ही काम हो रहा है, इसलिए ये लो ऑर्डर है, सिंपल कंपैरिजन स्टेप कर रहे हैं। ठीक है, एक दफ़ा आप अमोनिया को कंपेयर कर लें हाइड्रोजन के साथ और एक दफ़ा आप अमोनिया को कंपेयर कर लें नाइट्रोजन के साथ, तो आपका जो है वो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक हो गया। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन मोलर रेशोज आर, तो सबसे पहले अगर आप मोलर रेशोज लिखेंगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि ये इस तरीके से आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो आपने अमोनिया रेशो नाइट्रोजन लिखना है पहले, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन से क्या पता चल रहा है, अमोनिया के 2 मोल्स नाइट्रोजन के 1 मोल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सॉरी नाइट्रोजन के 1 मोल से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, 2:1 लिख देंगे। फिर उसके बाद मैथमेटिकल स्टेप है 1 के लिए हम लिखेंगे 1/2। ठीक है, 1, और इसके लिए ये 1 यहीं पर आ जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा, और जो है वो 8 मोल्स ऑफ अमोनिया जो है वो कितने नाइट्रोजन से बनेगा, 1/2 इंटू 8, तो 4 मोल्स। ठीक है, और अगेन फिर आपने दूसरी साइड पे जो है वो अमोनिया का किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ कंपैरिजन कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से इसको इक्वेशन को मैंने दोबारा लिखा है ताकि हमें जो है वो इक्वेशन के मोल्स देखने में आसानी हो जाए। अब बताएं कि अमोनिया जो है वो उसका हाइड्रोजन के साथ बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या रिलेशनशिप है, कि 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बनते हैं 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से। ठीक है, तो 2:3। अब मैथमेटिकल स्टेप है तो वो क्या होगा, 1 फाइंड आउट करना है, तो 3 इधर ही आ जाएगा और 2 से इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये देखें, इसको 3/2 कर दिया, और 8 मोल्स ऑफ अगर अमोनिया बनाने हैं तो उसके लिए कितनी हाइड्रोजन चाहिए, 3/2 इंटू 8, तो 12 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए हैं। ठीक है, तो 8 मोल्स ऑफ अमोनिया क्या है वो रिक्वायर कर रहा है 4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, और 8 मोल्स ऑफ अमोनिया रिक्वायर 12 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक हो गया, ये सिंपल लो ऑर्डर न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.2। अब 3.2 एक्सरसाइज जो है ना उसके अंदर 2 क्वेश्चंस हैं, और ये हाई ऑर्डर न्यूमेरिकल्स हैं, इनको बहुत अच्छे से आपने वॉच करना है। ठीक हो गया। सबसे पहले देखें, हाइड्रोजन बर्न्स विद ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। अब ये फॉलोइंग इक्वेशन आपके पास वाटर की फॉर्मेशन वाली है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है मिलके वाटर बना रहे हैं, हाइड्रोजन बर्न हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड, ऑक्सीजन के कितने ग्राम्स, यानी मैथ्स पूछा हुआ ना, कितने ग्राम्स जो हैं वो चाहिए हैं टू बर्न 100 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। अगर 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन अगर हमने बर्न करनी है तो कितना मैस ऑक्सीजन का लगेगा। ठीक है, तो अब अगर आप सोचें कि आपके पास ये हाई ऑर्डर न्यूमेरिकल आ गया क्योंकि आपको डाटा मैथ्स में गिवन है, तो अगेन आपने क्या करना है, मैथ्स में गिवन है तो सबसे पहले आप मोल्स फाइंड आउट करें, मोल्स के बाद आपने कंपैरिजन का स्टेप करना है। ठीक है, कंपैरिजन के स्टेप से आपके जो डिजायर्ड क्वांटिटी के ये गिवन के थे ना, डिजायर्ड क्वांटिटी के मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, डिजायर्ड के, और उससे डिजायर्ड क्वांटिटी के मोल्स को आप डिजायर्ड क्वांटिटी के मैस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन का मैस
दिया हुआ है, ये देखें इक्वेशन है, मास ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट कर लिया हमने, और मोल्स जो है वो उसके फाइंड आउट कर लिए 100 डिवाइड बाई 2 50 मोल्स। ठीक हो गया। अब हमने अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन मोलर रेशियोज आर, अब देखें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और वाटर बना रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से बैलेंस इक्वेशन है। तो गिवन क्या था, हमारे पास हाइड्रोजन गिवन था और डिजायर्ड ऑक्सीजन था, तो ऑक्सीजन को राइट साइड पे रखेंगे। ये देखें, अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या कह रही है, 2:1। ठीक है, 2:1 से ये रिएक्ट कर रहे हैं। मैथमेटिकल स्टेप में क्या करना है, 1 का कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाय 2, ये जो 2 है ये यहाँ पर डिवाइड हो जाता है। ठीक हो गया। और उसके बाद आपके पास जो 50 मोल्स आए हैं उनका बताना है, तो 1/2 इंटू 50। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्वेश्चन हमने कर लिया है। 1/2 50, 1/2 इंटू 50, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 25 मोल्स। 50 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर 25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन मोल्स में तो आंसर नहीं पूछा उन्होंने, ठीक है, उन्होंने पूछा है हमें मैस में। तो 25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को हमने मैस में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें मोलर मैस ऑफ ऑक्सीजन भी चाहिए। तो इसको आप इस तरह 32 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको इस तरह से फाइंड आउट करना ज़्यादा बेटर है कि 2 ऑक्सीजन हैं तो 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 32 ग्राम्स पर मोल इसका मोलर मैस हो जाएगा। और इसके बाद फिर आप जो है वो मैस ऑफ ऑक्सीजन का जो है वो मैस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड जो है फाइंड आउट करेंगे, तो मोल्स इनटू मोलर मैस कर देंगे। मोल्स हमारे पास आए थे 25 इंटू 32, तो 800 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है, वो भी हाई ऑर्डर न्यूमेरिकल है। उसमें देख लें कि लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द मैस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 49 ग्राम्स ऑफ KClO3। तो अब बेसिकली KClO3 जो है वो डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, और ऑक्सीजन भी बन रहा है, इसका मतलब है ऑक्सीजन बन रहा है तो पीछे क्या रह जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड रह जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन इन्होंने दी हुई है, अगर नहीं दी होती तो भी आप लिख लेते, क्योंकि आपको इक्वेशन स्टेटमेंट से समझ आ रही है कि क्या बन रही है। ठीक है, तो ये आपने एक बैलेंस इक्वेशन दी हुई थी। तो अब आपको क्या पूछा हुआ, कैलकुलेट द मैस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस, यानी मैस फाइंड आउट करना है। ठीक है, कितना मैस प्रोड्यूस हो रहा है बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 49 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। अब पेपर में आपको यही वाला 3.2 जो एग्जाम्पल है कॉन्सेप्ट असेसमेंट, वो दिया जा सकता है। हो सकता है यहाँ पे आपको दे दिया जाए 500 ग्राम से बताएं मैस ऑफ ऑक्सीजन कितना बन रहा है। तो अब अगर आपने अंडरस्टैंड किया हुआ है ना क्वेश्चन को, आपको स्टोकियोमेट्री की जो सीरीज़ है, कैलकुलेशन सीरीज समझ आ गई है ना, तो आपको जो मर्जी डाटा दे दिया जाए आप कर लेंगे। ठीक है, तो SLO बेस्ड करने के लिए ये जो वैल्यूज़ है ना ये चेंज कर दी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी 49 ग्राम्स दिए हैं इसके पोटेशियम क्लोरेट के, तो आपने सबसे पहले पोटेशियम क्लोरेट का क्या करना है, मोल्स फाइंड आउट करने हैं। ये देखें 49 ग्राम्स, मोलर मैस इसका जल्दी से फाइंड आउट करें। पोटेशियम 1 है और इसका एटॉमिक मैस 39 है, क्लोरीन 1 है और उसका एटॉमिक मैस 35.5 है, ऑक्सीजन 3 है और उसका एटॉमिक मैस 16 है। तो आंसर 122.5 आ जाएगा। और इसके मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे, तो मैस ओवर मोलर मैस 49 ग्राम्स डिवाइड बाय 122.5, तो 0.4 मोल्स आ जाएगा। ठीक हो गया, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। ठीक है, मतलब आप इजीली जो है वो फुल मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, अब आपकी जो गिवन क्वांटिटी थी वो पोटेशियम क्लोरेट था, जो फाइंड आउट करना है वो ऑक्सीजन था, तो इसलिए ऑक्सीजन को आप रेशो में राइट साइड पे रखेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मोलर रेशियोज आर, ये लाइन आपने ज़रूर लिखनी होती है कंपैरिजन से पहले। ठीक है, क्योंकि एकदम से स्टार्ट कर लेंगे तो कुछ पता नहीं होता कि आप मोलर रेशियोज को कंपेयर कर रहे हैं, ग्राम्स को कंपेयर कर रहे हैं, वॉल्यूम को कंपेयर कर रहे हैं, किस चीज़ को कर रहे हैं। तो हम जो है 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर लेवल में कंपेरिजन में हमेशा मोल्स को ही कंपेयर करते हैं। अदरवाइज आप जब BSc MSc MPhil में जाते हो तो आप डायरेक्टली अदर क्वान्टिटीज़ को भी कंपेयर कर लेते हो, कोई इशू नहीं होता। ठीक है, तो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं कि अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन मोलर रेशियोज आर, तो KClO3 जो है वो डिकम्पोज हो रहा था, तो KCl प्लस ऑक्सीजन बना रहा था, तो ये इस तरीके से ये इसकी बैलेंस इक्वेशन है। तो बैलेंस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है कि 2 मोल्स KClO3 से 3 मोल्स ऑक्सीजन बन रहे हैं। ठीक है, तो अब 1 से क्या मैथमेटिकल स्टेप में क्या है, 1 से कितना बनेगा 3 डिवाइड बाई 2, और जो आपके पास मोल्स आए हैं, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के आपने इसके मोल्स फाइंड आउट किए हैं, ये 0.4 मोल्स आए हैं। ठीक है, तो आप 0.4 मोल्स का फाइंड आउट करेंगे तो वो ऐसे हो जाएगा
3/2 इंटू 0.4, ठीक है। तो इससे आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो अभी हम इसको देख लेते हैं कि इसको कैसे करना है। 1 इज इक्वल टू 3/2 एंड 0.4 इज इक्वल टू 3/2 इंटू 0.4 और आंसर है 0.6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन का उन्होंने मैस पूछा हुआ है, ठीक है। सो आप मैस के लिए क्या करेंगे, पहले मैस ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करेंगे, मोलर मैस। फिर आपने मैस ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करना है, तो वो क्या करेंगे, मोल्स इनटू मोलर मैस से आप फाइंड आउट कर लेंगे। 0.6 इंटू 32 तो 19.2 ग्राम्स आ जाएगा, ठीक है। तो यानी 49 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट विल प्रोड्यूस 19.2 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये फुल फ्लेज एक लॉन्ग न्यूमेरिकल था, दैट्स वाई इट इज़ हाई ऑर्डर न्यूमेरिकल, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.3। इसके भी 2 क्वेश्चंस हैं, ए एंड बी पार्ट, ठीक है। लेकिन ये लो ऑर्डर न्यूमेरिकल हैं, बिल्कुल ईजी हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 50 dm³ ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, यानी वॉल्यूम दिया हुआ है और उससे मोल्स फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहले तो आपने ये वाली कांस्टेंट वाली वैल्यू लिखनी है। एज वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट रूम टेम्परेचर प्रेशर इज 24 dm³। वॉल्यूम गिवन है, मोल्स फाइंड करना है, तो मोल्स को हमने राइट साइड पे रखा। तो अब हमें क्या पता है कि 1 मोल एनी गैस के रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे 24 dm³ जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो फिर हमने मैथमेटिकल स्टेप करना है, ठीक है। 24 dm³ इज इक्वल्स टू 1 मोल, 1 इज इक्वल्स टू 1/24 और 50 dm³ कितने होगा, 1/24 मल्टीप्लाई बाय 50, 2.08 मोल्स आ जाएगा, ठीक है। कितना सिंपल है, सिर्फ कंपैरिजन करना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है कि व्हाट वॉल्यूम डज 0.8 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस विल ऑक्यूपाई, यानी व्हाट वॉल्यूम आ गया तो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और मोल्स जो है वो गिवन है, ठीक हो गया। तो अगेन वही लाइन लिखनी है। एज वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट रूम टेम्परेचर प्रेशर इज इक्वल्स टू 24 dm³। अब मोल्स लेफ्ट पे लिखे हैं और वॉल्यूम राइट पे लिखा है क्योंकि वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो 1 मोल हमेशा 24 dm³ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो 0.8 मोल्स कितने करेंगे, तो 24 इंटू 0.8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 19.2 dm³ आंसर हो जाएगा, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने जो तीनों एग्जाम्पल्स थी और कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइजेस थी, वो 6 के 6 न्यूमेरिकल्स हमने और उनके पार्ट्स भी जो थे, ठीक है, ये ऑलमोस्ट 8 न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं, हमने डिटेल से जो है वो कर लिए। और इंशाल्लाह अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट वॉच की है तो आगे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने लगी, आपकी जो है वो न्यूमेरिकल्स की बेस जो है वो ज़बरदस्त बन चुकी है, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इजहार किया करें, ठीक है। कमेंट्स जो आपके फीडबैक होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उससे बहुत इंकरेजमेंट मिलती है, ठीक है। तो इसको ज़्यादा ज़्यादा दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप जो है दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करेंगे। थैंक यू।